हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत जो एग्रोनॉमी का पोर्शन देख रहे थे, उसमें मक्का के बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई सब्जेक्ट के जो है वीडियो कंप्लीट कराया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मक्का। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मीज। कुल क्या है इसका? तो ग्रेमनी, जिसको पोएसी भी कहते हैं। और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? मैक्सिको, मध्य अमेरिका। परपरागित प्रोटोएंड्री फसल है। और मक्का जो है C4 पौधा है। और मक्का का पौधा जो है कल्ले नहीं बनाता है और इसलिए नॉन टिलर्स प्लांट कहलाता है। और अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता के कारण जो है अद्भुत फसल या मिरेकल क्रॉप्स कहते हैं। और मक्का को अनाजों की रानी भी कहते हैं। इसका दाना जो है कैरियोप्सिस कहलाता है। तो मक्का का कुल क्या है? ग्रेमनी। उत्पत्ति देखा जाए तो कहाँ पर आता है इसका? मैक्सिको, मध्य अमेरिका। C4 पौधा है, कल्ले नहीं बनता है, नॉन टिलर्स प्लांट है, अनाजों की रानी कहा जाता है इसको। सबसे अधिक उत्पादन क्षमता होने के कारण इसे मिरेकल क्रॉप्स कहते हैं। और मक्का का दाना किस प्रकार का होता है? तो कैरियोप्सिस कहलाता है। और मक्का का पौधा जल भराव के प्रति संवेदनशील होता है। और मक्का में रात के समय अधिक तापमान रहने पर पैदावार ज़्यादा होता है। अगर रात में टेम्परेचर बढ़ेगा तो मक्का में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अधिक पैदावार हेतु मक्का की बुआई जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर करनी चाहिए, जिससे अधिक सूर्य की किरणें प्राप्त होने से जो है इसकी पैदावार बढ़े। और मक्का में 10% जो है प्रोटीन पाया जाता है, 4% वसा पाया जाता है, 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मक्का में 10% क्या होता है? प्रोटीन, 4% वसा, 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो जिन रूप में पाया जाता है। और जिसमें किसकी कमी होती है? जिसमें ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तो मक्का में प्रोटीन जिन के रूप में पाया जाता है जिसमें ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। और विश्व क्षेत्रफल में क्रमशः जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मैक्सिको, भारत है। विश्व में अगर क्षेत्रफल में बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद भारत आता है। और उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है। और मक्का क्या है? एक द्विलिंगाश्रयी यानी कि मोनोसियस पौधा है, जिसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पाए जाते हैं। नर व मादा पुष्प क्या होंगे? एक ही पौधा है, उस पर अलग अलग जगह पाए जाएंगे। और मक्का क्या कहलाता है? एक द्विलिंगाश्रयी पौधा। उत्पादन के दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहला स्थान है, चीन क्या है? दूसरा स्थान है। और मक्का में 10% प्रोटीन पाया जाता है। और इसके प्रोटीन किस रूप में होता है? तो जिन के रूप में पाई जाती है। और जिसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन की। मक्का एक परपरागित एवं प्रोटोएंड्री फसल है। और इसके नर पुष्प पहले आते हैं, जिसे टेसल कहते हैं, तथा टेसल हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीटेसलिंग कहते हैं। मक्का में क्या होता है? नर पुष्प पहले आते हैं, जिसे टेसल कहते हैं, तथा टेसल हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीटेसलिंग कहते हैं। और मक्का में मादा पुष्पक्रम को सिल्क कहते हैं,
तथा पौधे पर मादा पुष्प क्रम आने को सिल्किंग कहते हैं। सिल्किंग किसे कब कहेंगे? जब मादा पुष्पक्रम आएगा तो उसे क्या कहेंगे? सिल्किंग कहते हैं। और शंकर मक्का के बीज बनाते समय पौधों से नर पुष्प यानी कि परागकण हटाने की क्रिया को इमास्कुलेशन कहते हैं। तो शंकर मक्का का जब बीज बनाते हैं उस समय पौधों से नर पुष्प हटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इमास्कुलेशन कहते हैं। और मक्का व ज्वार के तने में जो है शर्करा अधिक होने से जो है साइलेज यानी कि संरक्षित हरे चारे के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। और लगातार अधिक समय तक केवल मक्का खाने से मनुष्य में गंजापन जो होता है रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो लगातार अधिक समय तक जब केवल मक्का खाया जाता है तो मनुष्य में क्या होता है? गंजापन हो जाता है। और टियोसाइनेट मक्का का नज़दीक जंगली पूर्वज है। और भारत में रबी मक्का बिहार एवं राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः उगाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि रबी मक्का कहाँ पर उगाया जाता है भारत में, तो बिहार हो गया और राजस्थान में जो है बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः उगाई जाती है। अब गुणों के आधार पर वर्गीकरण, तो इसमें पहला आता है जिया मेज इंडूराटा आता है, दूसरा जिया मेज इंडेंटेटा आता है, तीसरा जिया मेज सेकेरेटा आता है, चौथा जिया मेज इवर्टा आता है, पांचवा जिया मेज एमाइलेशिया आता है, छठवां जिया मेज ट्यूनिकाटा आता है, सातवां जिया मेज सेरेटिना आता है। तो जिया मेज इंडूरेटा इसे क्या कहते हैं? इसे फ्लिंट कॉर्न कहते हैं और यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। और सेकंड आता है जिया मेज इंडेंटेटा, इसे डेंट कॉर्न यानी कि दांत की तरह कठोर होते हैं इसलिए इन्हें डेंट कॉर्न भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। और तीसरा है जिया मेज सेकेरेटा, इसे स्वीट कॉर्न भी कहते हैं, डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। और यह जो है मक्का अन्य की अपेक्षा मीठी होती है और इसलिए इसके भुट्टे को पकाने से पूर्व जो है तोड़कर सेक कर खाया जाता है। और इसकी जो है प्रिया एवं माधुरी किस्में हैं, वैरायटी के नाम भी बताई गई है यहाँ पे, तो प्रिया और माधुरी है। अब चौथा आता है जिया मेज इवर्टा, इसके दानों को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर दाने जो हैं फूट कर फूल जाते हैं और यह कॉर्न फ्लेक्स पॉपकॉर्न चिप्स बनाने के काम में आती है। तो जिया मेज इवर्टा में क्या है? इसके दानों को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर दाने जो है फूट कर फूल जाते हैं और यह जो है कॉर्न फ्लेक्स पॉपकॉर्न और चिप्स बनाने के काम में आती है। और पांचवा था जिया मेज एमाइलेशिया आता है, इसका दाना मुलायम होता है जो आटा बनाने के काम में आता है और इसे फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। तो जिया मेज एमाइलेशिया दाना मुलायम आटा बनाने के काम में आता है, फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। और छठवां आता है जिया मेज ट्यूनिकाटा, इसे पॉपकॉर्न भी कहते हैं। यह मक्का की प्रचलित किस्म है और इसका दाना व भुट्टा छिलके से अधिक ढका रहता है। तो जिया मेज ट्यूनिकाटा में क्या है? इसे पॉपकॉर्न भी कहते हैं। यह मक्का तथा मक्का की जो है प्राचीन किस्म है और इसका दाना व भुट्टा जो है छिलके से ढका रहता है। अब सातवां आता है जिया मेज सेरेटिना आता है, तो इसे वैक्सीकॉर्न भी कहते हैं और इसमें स्टार्च की मात्रा टेपियोका यानी कि साबूदाना के समान होती है, अतः यह स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो स्टार्च उत्पादन के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो जिया मेज सेरेटिना है। और जिया मेज इंडूराटा का क्या है? यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है।
अब मक्का व बाजरा में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, जिसमें क्राउन या शीर्ष जड़ें आता है, ये नर्सरी अवस्था पर होती हैं। और दूसरा था सेमिनल जड़ें आती हैं, तो पोषण के लिए अस्थायी जड़ें होती हैं। और तीसरा था प्रॉप जड़ें आती हैं, तने को सहारा प्रदान करती हैं। तो क्राउन या शीर्ष जड़ें क्या हैं, नर्सरी अवस्था पर आएंगी, ठीक है। सेमिनल जड़ें कब आएंगी, जब पोषण चाहिए होता है, अस्थायी जड़ें हैं ये। प्रॉप जड़ें कब आएंगी, तने को सहारा प्रदान करती हैं, तब होती हैं। अब आता है किस्मों की बात। तो संकर किस्म में कौन सा आता है, गंगा 1 आता है, गंगा 5 आता है, डक्कन 103 आता है, गंगा सफ़ेद 2 आता है, गंगा 101 आता है, पूषा शंकर आता है 2, रणजीत आता है, हाई स्टार्च आता है। और नई संकर किस्म में कौन सा है, DHM 103, DHM 117, DHM 121, PHEM 2 और 3 आता है। तो गंगा 1 की विशेषता क्या है, भारत में अनाज वाली फसलों में प्रथम संकर किस्म थी। अनाज वाली फसलों में प्रथम संकर किस्म की बात करते हैं तो कौन था, गंगा 1 था। और विकसित होने की बात करें तो यह 1961 में विकसित हुआ था। और 1961 में दहेज प्रथा निषेध अधिनियम भी आया था। और गंगा 5 आता है। अगला कौन सा है, डक्कन 103, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 101, पूषा शंकर 2, रणजीत, हाई स्टार्स। नई संकर किस्मों में कौन सा है, DHM 103, DHM 117, DHM 121, PHEM 2, 3। ये क्या है, संकर किस्में हैं। अब संकुल किस्मों की बात करते हैं कंपोजिट वैरायटी में। तो इसमें अंबर आता है, किसान आता है, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती 76, प्रताप, तरुण, नवजोत, नवीन आता है। तो संकुल किस्मों में कौन सा आता है, अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती 76, प्रताप, तरुण, नवजोत, नवीन, माही कंचन, माही धवन। माही कंचन और माही धवन दोनों किस्में जो है SRS बांसवाड़ा राजस्थान से निकाली गई हैं। अगला है मक्का की सफ़ेद किस्में। तो सफ़ेद किस्मों में कौन सा आता है, गंगा सफ़ेद आता है, और हाई स्टार्च आता है जो कि 1963 से है। और गंगा 4 आता है 1971 में। तो मक्का की सफ़ेद किस्मों में कौन सा आता है, गंगा सफ़ेद आता है, हाई स्टार्च आता है, गंगा 4 आता है। एक बार यूपी कैडेट में शायद पूछा था कि गंगा वैरायटी का जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो वहाँ पे आंसर ये था, मक्का ही था। मक्का की ओपेक 2 जीन वाली किस्में। तो ओपेक 2 जीन को मक्का में जो है ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर SK बंसल ने विकसित किया था। जो ओपेक 2 जीन है उसको मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की पूर्ति करने के लिए सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, डॉक्टर SK बंसल ने विकसित किया था। और इसलिए इनको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला। तो डॉक्टर SK बंसल को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार कब मिला, वर्ष 2000 में। क्यों मिला, मिलने का कोई कारण होगा, तो वो कारण ये था कि मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की पूर्ति करने वाले जो है इन्होंने ओपेक 2 जीन को विकसित किया था। और शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना, इनमें जो है लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, तो लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। और अन्य QPM क्वालिटी प्रोटीन मक्का में क्या है, तो पूषा विवेक जिसको QPM 9 कहते हैं, शक्तिमान 1 आता है और HQPM 1 है।
और मक्का में ओपेक 2 व फ्लोरी 2 जीन पाए जाते हैं। तो मक्का में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं? तो ओपेक 2 व फ्लोरी 2 जीन पाए जाते हैं। और संकर मक्का सर्वप्रथम जो है EM ईस्ट एवं GS सल ने 1910 में सिंगल क्रॉस तकनीक द्वारा विकसित किया। और यह तकनीक जो है अमेरिका में काम में ली जाती है। और डबल क्रॉस तकनीक द्वारा मक्का का संकर बीज उत्पादन DF जोन्स ने 1920 ईस्वी में किया था। तो डबल क्रॉस तकनीक के द्वारा मक्का का संकर बीज उत्पादन किसने किया था? DF जोन्स ने 1920 में। और डबल क्रॉस तकनीक जो है भारत में अधिक प्रचलित है। और भारत में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य जो है 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ICR में किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और जिसमें इन्होंने क्या किया? गंगा 1 और गंगा 101 रणजीत व दक्कन किस्में जो है 1961 में निकाली। अब बीज दर, तो बीज दर में संकर किस्मों के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। संकुल किस्मों के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 18 से 20 kg पर हेक्टेयर। और रबी फसल के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। और चारे के लिए बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 40 से 50 kg पर हेक्टेयर। तो संकर किस्मों के लिए कितना चाहिए होता है? 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। संकुल किस्मों के लिए 18 से 20 kg पर हेक्टेयर। रबी फसल के लिए 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। और चारे के लिए 40 से 50 kg पर हेक्टेयर। अब बुआई, जिसको शोविंग कहते हैं, तो अच्छी बुआई के लिए डिबलर विधि द्वारा काम में लेते हैं। और खरीफ में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या लगभग कितना होता है? तो 66,000 होता है, 66,000। और इसमें पौध से पौध व कतार से कतार की दूरी कितना रखते हैं? तो 62 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और मक्का में जिंक की पूर्ति हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं @ 25 kg पर हेक्टेयर। फसल बुआई से पूर्व जो है फास्फोरस तथा पोटास उर्वरकों के साथ दिया जाता है। तो मक्का में जो है पौध से पौध व कतार से कतार की दूरी कितना रखते हैं? तो 62 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और खरीफ में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या लगभग कितना होता है? तो 66,000 होता है। और अच्छी बुआई के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो डिबलर विधि का प्रयोग करते हैं। और मक्के में अगर जिंक की कमी है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक सल्फेट @ 25 kg पर हेक्टेयर करते हैं। अब जलवायु, तो अच्छे अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है आवश्यक है। अगर वृद्धि करना हो तो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। और मक्का के पौधे के बारे में बात करते हैं तो यह C4 पौधा है, सॉलडे प्लांट है। और मक्का की खेती जो है रबी, जायद और खरीफ तीनों मौसम में की जाती है। कहीं पे ये क्वेश्चन आया था एक बार, याद नहीं आ रहा लेकिन आया था ये भी। तो मक्का की खेती जो है कि तीनों सीजन में की जाती है, रबी, खरीफ, जायद। रबी में कहाँ होता है? बिहार, और कुछ थोड़ा बहुत जो है राजस्थान में भी होता है। और सिंचाई जो है जल भराव एवं सूखा के प्रति संवेदनशील है। और जल मांग कितना चाहिए होता है? तो 500 से 800 mm चाहिए होता है। और प्रथम सिंचाई कब देते हैं? तो टेस्लिंग आते समय देते हैं, नर मंजरी आते समय। और द्वितीय सिंचाई कब देते हैं? मादा मंजरी यानी कि सिल्किंग आते समय करते हैं। और सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है? टेस्लिंग व सिल्किंग स्टेज जो है इसकी क्रांतिक अवस्था है। जैसे गेहूं में CRI स्टेज होता है, उसी प्रकार से मक्के में कौन सा है? तो टेस्लिंग व सिल्किंग। अब खरपतवार, जिसको वीड कहते हैं,
तो इसमें सांवा आता है, मकरा आता है, कोंदो आता है, बंदरा आता है, बंदरी आता है, दूब घास। दूब घास का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोडॉन डेक्टाइलोन। और लहसुआ आता है, हजार दाना आता है, बरू आता है, जंगली चौलाई आदि आता है। तो मक्का में खरपतवार कौन कौन सा आता है? तो सांवा, मकरा, कोंदो, बंदरा, बंदरी, दूब घास, लहसुआ, हजार दाना, बरू, जंगली चौलाई आदि। और दूब घास का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोडॉन डेक्टाइलोन। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? तो सिमेजिन का प्रयोग करते हैं। अब भारत में सिमेजिन का प्रयोग प्रतिबंधित होने के कारण मक्का में एट्राजीन का प्रयोग शाकनाशी में किया जाता है। तो ये जो एट्राजीन है, ये पुराना जब पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का, AGTA का, तो उसमें पूछा हुआ था। तो भारत में सिमेजिन का प्रयोग प्रतिबंधित होने के कारण मक्का में किसका प्रयोग करते हैं? तो एट्राजीन शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। अब रोग की बात करते हैं। तो मक्का में डाउनी मिड्यूल लगता है, जिसको तुलासीता रोग कहते हैं। और वाइट बर्ड यानी कि सफ़ेद कलिका रोग लगता है। तो डाउनी मिड्यूल होता है, यह मक्का का प्रमुख रोग है। और यह रोग जो है पेरेनोस्पिरिलिस मैडिस नामक कवक द्वारा फैलता है। और पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा हेट्रोपोगन प्रजाति जो है राजस्थान से रिपोर्ट की गई है। नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे? तो मेटालेक्सिल या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का जो है छिड़काव करेंगे। और सेकंड आता है मक्का का सफ़ेद कलिका यानी कि वाइट बर्ड। तो मक्का के पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां जो है सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। और यह रोग जो है मुख्यतः जिंक की कमी से होता है। रोकथाम के लिए क्या करेंगे? जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे। कितना करेंगे? तो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर करेंगे और बुआई के साथ प्रयोग करेंगे। तो मक्का में कौन कौन सा रोग लगता है? डाउनी मिड्यूल और सफ़ेद कलिका। डाउनी मिड्यूल को तुलासीता रोग भी कहते हैं और सफ़ेद कलिका को वाइट बर्ड कहते हैं। डाउनी मिड्यूल किस कवक से होता है? तो पेरेनोस्पोरिलिस मैडिस नामक कवक से होता है। और नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल या मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं। और वाइट बर्ड जो है जिंक की कमी से होता है और जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद कीट आता है सफ़ेद लट, जिसको वाइट ग्रब कहते हैं। यह मक्का की जड़ों का भयंकर कीट है। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोफ्यूरान 3G या 484G की जो है 20 से 25 kg की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के पूर्व दिया जाता है। तो वाइट ग्रब क्या है? मक्का की जड़ों का भयंकर कीट है। नियंत्रण करना होगा तो कार्बोफ्यूरान 3G या 484G का प्रयोग करेंगे। बुआई से जो है पूर्व करेंगे 20 kg पर हेक्टेयर। और तना छेदक आता है जिसको स्टेम बोरर कहते हैं, चिलोपार्टेलस। और यह मक्का का जो है प्रमुख हानिकारक कीट है। इसकी लार्वा अवस्था में काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और जिससे पौधे में जो है मुख्य तना का ऊपरी भाग सूख जाता है, जो डेड हार्ट कहलाता है। यह कीट जो है पौधे की 1 महीना की अवस्था पर नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। रोकथाम के लिए क्या करते हैं? अंड परजीवी एग पैरासाइट ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 लाख अंडे जो है 5 ट्राइकोकार्ड के द्वारा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। अथवा कोटेशिया फ्लेविस नामक लार्वा परजीवी कीट भी जो है महत्वपूर्ण बायो एजेंट है। और सभी फसलों के तना छेदक कीटों तथा तना मक्खी कीट के रोकथाम के लिए दानेदार कीट नाशी जैसे कार्बोफ्यूरान 3G अथवा 410G या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G @ 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर काम में लेते हैं। तो किसका किसका काम में लेते हैं? कार्बोफ्यूरान का, फोरेट का और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का। और तना मक्खी तो इसमें रोकथाम जो है ज्वार फसल के अनुसार करते हैं इसमें।
आप हाइड्रोक्लोराइड अथवा कार्बोफ्यूरान 3G @ 2.5 kg पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। और मछली का चूरा डालने से भी समाधान निकल सकता है। और अगला है उपज। तो उपज में संकर मक्का में कितना होता है? 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और संकुल मक्का में कितना होता है? तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और महत्वपूर्ण बिंदु की देखा जाए तो मक्का की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस। और मक्का में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शाकनाशी कौन सा है? तो मक्का में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शाकनाशी सीमाजीन या एट्राजीन है, जो कि अंकुरण से पहले 0.5 से 1 किग्रा पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और मक्का की संकर किस्में कौन सी हैं? तो संगम है एवं गंगा सफ़ेद हैं। और मक्का के उत्पादन की डबल क्रॉस तकनीक यानी कि DF जोन्स द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। और मक्का के पौधे पर पहल पुष्प आता है तो टेसल यानी कि नर पुष्प। और मक्का की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो मक्का के लिए पानी की आवश्यकता कितना होता है? तो 500 से 800 mm। और मक्का के दानों में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है तो 10% होती है। प्रोटीन किस रूप में होता है? तो जिन रूप में होता है। और जिसमें किसकी कमी पाई जाती है? तो उसमें जो है ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की जो है कमी पाई जाती है। और रबी मक्का बड़े पैमाने पर कहाँ उगाया जाता है? तो रबी मक्का बड़े पैमाने पर बिहार में उगाया जाता है। और जो वाइट बड यानी कि सफ़ेद कली है, किसके कारण होता है? तो जिंक की कमी से मक्का की जो है ऊपरी पत्तियां क्या होती हैं? सफ़ेद हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए